रात के 2:30 बज रहे थे। सोनाली अपने फोन में वेब सीरीज देख रही थी। तभी अचानक बगल में सो रहे सोनाली के पति दीक्षित की आंख खुल जाती है। सोनाली को देखकर दीक्षित बोलता है, यार सो जाओ यार, रात के 2:30 बज रहे हैं। बस थोड़ी देर और, वेब सीरीज कंप्लीट होने वाली है, फिर मैं सो जाऊंगी। अरे यार तुम उल्लू हो क्या जो रात को जाग रही हो? अरे दिन को देख लेना यार, अभी सोने का टाइम है, सो जाओ आराम से। ये वेब सीरीज तो दिन में भी देख सकती हो ना तुम। अभी फोन रखो और सो जाओ। इतना बोलकर दीक्षित वापस से सो जाता है, पर सोनाली अपने फोन में लगातार वेब सीरीज देखती रहती है। वेब सीरीज देखते देखते उसे सुबह के 4 बज जाते हैं और 4 बजे वो आराम से अपना फोन रखकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। सोनाली की सास कविता उसके कमरे में चिल्लाते हुए आती है और उससे बोलती है, बेशरम कुंभकर्ण कहीं की। अरे कुंभकर्ण की बहन, उठ जा, सुबह के 10 बज गए हैं, कोई होश है तुझे? अरे कौन से सस्ते नशे करती है तू जो तेरी आंख नहीं खुलती है? तेरा पति कब का ऑफिस चला गया, घर का सारा काम कर लिया है मैंने, तब भी महारानी तेरी आंख नहीं खुल रही है। अरे सारी रात क्या तू झक मारती रहती है? माँ जी क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? अरे उठ रही हूँ ना। बेशरम, अभी भी तेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। अरे समझ में नहीं आता क्या, सारी रात क्या तुझे सोने के लिए कम पड़ती है जो तेरी सुबह भी आंख नहीं खुलती है? माँ जी मैं रात भर सोई नहीं हूँ, मैं आराम से अपने फोन में वेब सीरीज देख रही थी। सुबह 4 बजे मेरी वेब सीरीज खत्म हुई, उसके बाद ही मैं सोई थी, इसलिए मेरी आंख नहीं खुली। नाश जाए तुम्हारे फोन का, दुनिया खराब कर दी है। अरे अब उठ जा और कोई काम कर ले। अपनी बहू को सुनाकर कविता वहाँ से चली जाती है। सोनाली जैसे तैसे हिम्मत करके उठती है और बाथरूम में जाकर फ्रेश होती है। नींद पूरी ना होने की वजह से सारा दिन सोनाली पर बस आलस ही छाया रहता, जिस वजह से उसे घर का काम करते हुए भी बहुत ज्यादा आलस आने लगा था। ऐसे ही सोनाली मरे मरे हाथों से झाड़ू लगा रही थी। उसे ऐसे झाड़ू लगाते देख कविता उससे बोलती है, अरे बहू ध्यान से, कहीं फर्श को चोट न लग जाए। माँ जी नींद में है क्या? फर्श को भी कोई चोट लगती है क्या? नींद में मैं नहीं बहू, तू है। तू इतने प्यार से झाड़ू मार रही है जैसे कि फर्श को झाड़ू चुभ जाएगा, घायल हो जाएगा झाड़ू से। अरे इतने प्यार से तो मैं बालों में कंघी भी नहीं करती जितने प्यार से तू झाड़ू लगा रही है। अरे थोड़ा कस के हाथ मार ताकि धूल मिट्टी भी निकले, नहीं तो इस झाड़ू से तेरी नींद साफ कर दूंगी मार मार के। ठीक है माँ जी, लगा रही हूँ। जैसे तैसे सोनाली घर का सारा काम करती है। काम खत्म होने के बाद सोनाली बिना खाना पीना खाए अपने चुपचाप कमरे में जाकर सो जाती है। दोपहर से शाम हो जाती है और सोनाली आराम से सोती रहती। रात को खाना खाने और सभी काम से फ्री होने के बाद सोनाली आराम से बेडरूम में बैठकर फोन चला रही थी। तभी दीक्षित बोलता है, अरे मेरी जान, तुम तो हमेशा फोन में लगी रहती हो, कभी पति से भी प्यार करो। तुमसे क्या प्यार करूँ, थोड़ा सा प्यार करूँ और तुम भी खर्राटे मारते हुए सो जाओगे, सारे मूड की बैंड बजा दोगे तुम। क्या करूँ, सारा दिन काम करता रहता हूँ, थक जाता हूँ। तो मैं भी तो काम करती हूँ, फिर भी मैं सारी रात जाग लेती हूँ। तुम जाग लेती हो यार, लेकिन मुझसे नहीं जागा जाता। ऑफिस में इतना काम होता है ना, पूरे दिन बैंड बज जाती है, हालत खराब हो जाती है। उसके बाद आराम करना तो जरूरी है ना, ताकि कल भी काम कर सकूं। और वैसे भी तुम दिन में थोड़ी देर तो सो ही जाती हो, जिसके कारण रात में देर तक जाग सकती हो। जी बिल्कुल भी नहीं, सासू माँ मुझे कुछ आराम करने को भी नहीं देती हैं, सारा दिन इतना काम करवाती हैं मुझसे। यार छोड़ो यार, कुछ भी कहना बेकार है, मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। इतना कहकर दीक्षित करवट लेकर सो जाता है। सोनाली भी उसके साथ लेट जाती है, पर दिन भर सोए रहने की वजह से सोनाली को फिर से रात में नींद नहीं आती और वो अपना फोन चलाने में बिजी हो जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। अब रातों को जागना और दिन में सोना सोनाली की आदत बन चुकी थी। ऐसी एक शाम सोनाली सो रही थी, तभी कविता उसके कमरे में आती है और ठंडे पानी का जग उसके मुंह पर उड़ेल देती है। सोनाली हड़बड़ाकर उठ जाती है। तभी कविता बोलती है, हद हो गई है बहू तेरी। अरे नालायक, तुझे अपनी किसी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है क्या? रात भर तू जागती रहती है और दिन भर तू सोती रहती है। तू इंसान है या कोई जानवर? सारा दिन तेरा आलस खत्म नहीं होता है। तेरे इस घर में होने का क्या सुख है बता, जब सारा काम मुझे ही करना है। माँ जी तो क्या हो गया, अब नींद पर किसका जोर है? आ गई थी नींद तो सो गई थी। नींद पर जोर नहीं चलता, पर नींद का वक्त होता है। भगवान ने रात सोने के लिए बनाई है, बैठकर जगराता करने के लिए नहीं। जो तू दिन में भी आराम से बिस्तर पर पड़ी सो रही है,
उठकर काम कर, और कल से अगर तू समय पर ना उठी और घर के सारे काम नहीं किए तूने, और अगर दिन में सो गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बहू, इस बात को याद रखना तुम। इतना कहकर कविता गुस्से में वहाँ से चली जाती है और सोनाली खुद से बोलती है, यार मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा, वरना सासू माँ तो मेरी अच्छे से बैंड बजा देंगी। अब जल्दी से सारा काम करती हूँ, इससे पहले सासू माँ ज्वालामुखी की तरह मुझ पर फट जाएं। इतना कहकर सोनाली जल्दी से घर के कामों में लग जाती है। हर रात की तरह सोनाली को फिर से रात को नींद नहीं आती। सुबह के 4 बज जाते हैं। सोनाली अलार्म में टाइम देखती है और खुद से बोलती है, अगर मैं सो गई तो फिर मेरी आँख नहीं खुलेगी और सासू माँ को कलेश करने का फिर से मौका मिल जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, सोती ही नहीं हूँ, जगी रहूंगी। इतना कहकर सोनाली बाथरूम में चली जाती है और अपनी आंखों पर ठंडा पानी मारती है। सुबह के 6 बज जाते हैं और सोनाली जगी रहती है। अपनी बहू को समय पर उठा देखकर कविता को बहुत अच्छा लगता है। सोनाली अपने दिन भर के सारे काम करती है। इसी बीच उसे आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता और रात को सोनाली जैसे अपने बिस्तर पर लेटती है, उसकी आंखों में तेज दर्द होता है और वो खुद से बोलती है, क्या हो रहा है? आंखों में इतना दर्द क्यों हो रहा है? नींद भी आ रही है, सोया भी नहीं जा रहा। क्या अजीब स्थिति हो गई है मेरे लिए तो रात दिन रात हो गई है। करूँ तो क्या करूँ? सोनाली करवट बदलकर सोने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन उससे सोया ही नहीं जाता। जैसे तैसे करके सोनाली की आंख लग जाती है और तभी फोन में सुबह का अलार्म बज जाता है और एक झटके से सोनाली की आंखें फिर से खुल जाती हैं और वो बोलती है, सुबह हो गई है, अब काम करना है, सोना नहीं है। जल्दी से रसोई में जाकर सबके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। नींद भरी आंखों में सोनाली खुद को संभालते हुए रसोई में जाती है और काम करना शुरू कर देती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अपनी बिगड़ी आदत के कारण सोनाली को रात में नींद नहीं आती और अब नींद आती है तो कुछ ही घंटों में सुबह होने का समय हो जाता है और जिस वजह से सोनाली की नींद भी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे एक दिन सोनाली दोपहर को टीवी देख रही थी, तभी वहाँ पर कविता आती है और उससे बोलती है, बहू क्या कर रही है? जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना कर लिया, सर में दर्द हो रहा है बहुत। सोनाली बहू सुन रही है या नहीं? अरे मैं तुझे कह रही हूँ, टीवी में इतना क्या घुसी हुई है कि तुझे मेरी बात भी सुनाई नहीं दे रही है? बहू, अरे ओ बहू। सोनाली के जवाब न देने पर कविता उसके पास जाती है तो देखती है कि सोनाली का मुंह खुला हुआ है और उसकी आंखें एक जगह स्थिर हो गई हैं और वो खुली आंखों से सोई हुई है। कविता सोनाली के कंधे पर हाथ डालकर उसको हिलाती है। सोनाली हड़बड़ा कर बोलती है, सुबह हो गई। अरे सुबह से दोपहर हो गई है, तू खुली आंखों से सो रही है? अरे पागल हो गई है क्या तू? माँ जी पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। सोनाली की बात सुनकर कविता उसकी आंखें देखती है। सोनाली की आंखें बहुत ज्यादा लाल हो गई थी और उसका चेहरा भी बुरी तरीके से सूजा हुआ था। तभी कविता सोनाली से बोलती है, बहू सच बता, तू रात भर करती क्या है जो तुझे इतनी नींद आती है? अपनी सास की बात सुनकर सोनाली उन्हें सारा सच बताती है, जिसे सुनकर कविता बोलती है, लो कर लो बात। अरे बहू क्यों तू अपने शरीर की दुश्मन बनी हुई है? तू जानती भी है कि ऐसे अपने सोने के समय को बिगाड़ कर हम अपने शरीर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं और खुली आंखों से सो रही है तू। बहू हमारे शरीर के लिए आराम करना जरूरी है। हमें कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद पूरी लेनी चाहिए और वो भी रात को, क्योंकि उस वक्त हमें कोई काम नहीं करना होता है और हम एक लंबी आराम की नींद ले लेते हैं। पर मैं क्या करूँ माँ जी, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। जब आती है तब मुझे पता नहीं चलता। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। इतना कहकर कविता सोनाली को कुछ मेडिटेशन के टिप्स बताती है, जिससे उसका दिमाग शांत होता है और साथ ही उसकी बॉडी भी लाइट फील करती है। रात के समय कविता सोनाली को गर्म दूध में हल्दी मिलाकर देती है। साथ ही उसके कमरे में एक बढ़िया सा रूम फ्रेशनर भी स्प्रे कर देती है। सुगंधित वातावरण में सोनाली को बहुत अच्छा लगता है और धीरे धीरे उसकी आंखों में नींद भरने लगती है और वो सो जाती है। अब कविता रोजाना ऐसा ही करती, जिससे सोनाली की रात में जागने वाली आदत पूरी तरीके से खत्म हो जाती और अब वो रात को बेहतरीन नींद लेने लगी थी। अमन का दिल अपनी साली महिमा पर तो था, लेकिन क्या किया जा सकता है, साली का दिल तो कहीं और ही लगा हुआ था। क्योंकि अब किसी की मलाइका जैसी साली हो तो अपनी सीधी साधी पत्नी पर किसी का दिल क्यों ही आएगा। एक रोज अमन अपनी पत्नी रूही से कहता है, अरे रूही, अब मेरी तो किस्मत ही भूंडी है। अरे देखे तेरी छोटी बहन के लगती है। अरे मलाइका भी कुछ ना है इसके आगे। जो काश मेरी शादी महिमा से हो जाती ना, कसूता मजा आ जाता। ये सुनते ही रूही अमन को चप्पल फेंक कर मारते हुए कहती है, अपनी शक्ल देखी है कभी?
वो तो मैं थी जिसने माँ की खातिर एक बार में हाँ कह दिया शादी के लिए, वरना मंडप में आखिरी फेरों तक महिमा कह रही थी कि दीदी मत करो ना इस अक्षय खन्ना से शादी। रे क्यों ना, मेरी शक्ल चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, रे मैंने तने कभी मारा पिटा तो ना, रे इतने प्यार से रखता हूँ तने। और एक तेरी बहन है रे जिसने मेरे छोटे भाई रोहन को फांस लिया, रे 10 साल बड्डी है मेरे भाई ते। तो क्यों लट्टू हुआ फिरता था महिमा के आगे पीछे? अभी भी देख लो, बिना शादी के मेरी बहन के साथ रहता है। रे तुम्हारी बहन कौन सी दूध की दुल्ली है, रे उसने भी तो अपने 15 साल के बालक और पति को छोड़ के 10 साल छोटे लड़की के साथ शादी के बिना ही रहना पसंद कर लिया भाई। रूही की छोटी बहन बेहद सुंदर थी, जो रूही से 1 साल ही छोटी थी। महिमा की उम्र 35 साल थी, लेकिन महिमा ने अपने जीजा अमन के छोटे भाई रोहन के साथ लिव इन में रहने का फैसला किया था। उनकी ये बातें सुनकर रूही की सास उर्मी रूही को ताने मारते हुए कहती है, तुम दोनों यहाँ लड़ते रहो, वहाँ मेरा नालायक बेटा उस बूढ़ी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। दोनों मनाली गए हैं, कल ही आएंगे। माँ जी, गलती तो आपके बेटे रोहन की भी है। क्या दिखा था उसे मेरी बहन में, जो उसके पति से ही उसका तलाक करवाकर घर ले आया। अरे तुम तो ना ही बोलो ना, बढ़िया है। तुम्हारी बहन अच्छी होती तो शायद वो अपने बालक और पति का घर बार छोड़कर अरे यहाँ ना आती। महिमा अपनी जिंदगी में खुश थी। अब मलाइका की दीवानी महिमा अपना हनीमून मनाकर अगली रोज सुबह घर आती है और उर्मी के पैर छूते हुए उर्मी से कहती है, माँ जी कैसी हैं आप, सब बढ़िया है ना? खबरदार जो तूने मेरे पैर छुए तो। तू मेरी बहू नहीं, मेरी एक ही बहू है रूही। अरे आ गई आप साली जी, और कैसा रहा आपका हनीमून? पूछ क्यों रहे हो, तुम भी चले जाते। कल तक तो महिमा के लिए जहर उगल रहे थे और अभी देखते ही बदल गए। दीदी छोड़ो ना, जीजू की बातों का मैं बुरा नहीं मानती, जीजू तो है ही नोटी। हाय, मुझे नोटी कह दिया महिमा ने। अरे मेरी तो धड़कन कतई तेज होने लगी। ये देखकर रोहन अपने बड़े भाई अमन को धीरे से कहता है, भैया ये आपकी साली थी, अब आप महिमा के जेठ हैं, तो थोड़ी शर्म कर लीजिए। अरे मैं क्या शर्म करूं, तू कर। अपने से 10 साल बड़ी औरत से चक्कर चलाने लग रहा है, बेशरम कहीं का। और मैं बताऊं भाभी को कि आप भी तो अपने से 5 साल छोटी काम वाली के साथ चक्कर में थे। तो भाई ना है मेरा, अब मेरी शाली है महिमा, मुझसे मजाक न करूंगा तो किससे करूंगा भाई। हाँ तो कर लीजिए, लेकिन लिमिट में। अब जैसे ही रोहन और महिमा अपनी कमरे में जाते हैं, उसके बाद अमन खुद से कहता है, रे बढ़ाया मुझे बताने वाला, रे लिमिट में रहा कर। खुद की लिमिट का पता होता ना तो ये 10 साल बड़ी औरत के साथ चक्कर ना चलाता। और ये मेरी साड़ी है, मुझे ही मजाक करने से रोकेगा ही तू। उर्मी अपने बेटे रोहन की इस हरकत से बहुत परेशान थी। वो शादीशुदा 15 साल के बच्चे की माँ की उम्र की औरत के साथ चक्कर चला रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद शाम के समय उर्मी के घर विमला आती है और वो उर्मी से कहती है, और उर्मी, काफी दिनों बाद आई हूँ तुझसे मिलने, घर पर कोई है नहीं क्या? सब बाहर गए हुए हैं फिल्म देखने के लिए। तू भी चली आती, तू क्यों अकेले घर में बैठी हुई है? इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। वैसे ही मेरे नालायक बेटे ने मेरी बहुत बदनामी करवा दी है। ये तो है। अब ये दुख दर्द तो तू ही जानती होगी कि कैसे तू अपने छोटे बेटे की 35 साल की औरत को, वो भी बिना शादी के, घर में रख रही है। तेरे इसी तानों को सुनकर मेरा बीपी हाई हो जाता है। तू मेरे दबे हुए दुखों का दर्द जो बनकर आती है, अब तो तू मुझे और भी जहर लगने लगी है। ऐसे ही दोनों बातें करती रहती हैं। अब अगले दिन महिमा अपने पति रोहन के साथ मार्केट जा रही थी। तभी एक औरत महिमा को देखकर ताने मारते हुए कहती है, देखो जरा आजकल की औरतों को, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ना जाने कैसा जमाना आ गया है। औरतें अपने से छोटे मर्दों को फंसा रही हैं और बिना शादी उनके साथ रह रही हैं। ये सुनकर रोहन तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन महिमा उस औरत से लड़ पड़ती है और उस औरत को कहती है, बूढ़ी किसे बोली, तेरी 20 साल की बेटी से भी ज्यादा जवान दिखती हूँ मैं, समझी? इसके लिए मेहनत लगती है। 35 साल की हूँ, मगर कोई कह सकता है कि मेरी इतनी उम्र है? बूढ़ी बोली, चल चल अपना काम कर, मुझसे क्या जुबान लड़ाती है? तुझ जैसी से तो मैं मुंह भी ना लगूं। ना जाने उर्मी के बेटे को इसमें क्या ही दिखा जो अपने उम्र के बच्चे की माँ को घर ले आया। इस बात पर खूब बहस होती है और जब महिमा घर आती है तो ऐसे में रूही महिमा को देखकर कहती है, क्या हुआ महिमा, इतने गुस्से में क्यों है?
किसी ने कुछ कहा क्या? एक बदतमीज औरत मिल गई थी, मुझे कहने लगी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। क्या कर सकते हैं, आखिर सच तो कड़वा ही होता है ना। अरे साली जी, आपकी पतली कमर देखकर उसे जलन होने लगी होगी। अरे कोई बात ना, होते हैं कुछ लोग ऐसे। अरे मन ने कभी कहा आपको कि आप बुढ़ी होने लग रही हो? नहीं ना। अरे आपको देख के तो मलाइका की याद आ जाए मेरे को। हाँ क्यों नहीं, और मुझे देखकर तो इसे बस नींद ही आती है। तुम कमरे में चलो, बताती हूँ तुम्हें। जीजू, एक आप ही हो जो मुझे समझते हो, बाकी किसी को नहीं पड़ी है मेरी। ये देखकर जैसे ही अमन महिमा की तरफ दिलासा देने के लिए बढ़ता है, वैसे ही रूही अमन का पीछे से कॉलर पकड़कर खींचते हुए उसे अपने कमरे में ले जाती है। और ये देखकर उर्मी खुद से कहती है, इसका भी दिमाग कंट्रोल में नहीं है। इस औरत को देखकर इसको भी 2-4 फटके खाने जरूरी ही हैं। अगली सुबह अब जैसे ही उर्मी अपने घर का गेट खोलती है, वो देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी है। और वो ये देखकर सामने खड़ी विमला से कहती है, विमला क्या हुआ, मेरे घर की तरफ इस तरह से भीड़ क्यों लगी हुई है, वो भी सुबह सुबह। आजा उर्मी, तू खुद ही देख ले अपनी बहू की पिक्चर। अब जैसे ही उर्मी ये देखने के लिए बाहर आकर अपनी बालकनी की तरफ जाती है, वो हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ उसकी बहू ने शॉर्ट नाइट सूट पहना हुआ था और अंगड़ाई लेते हुए वो गाना गा रही थी। अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, ऊ आह की आवाज है आती हर ओर से, मैं तो चलूँ इस कदर के मच जाए ये गदर, होश वाले भी मदहोश आए रे नजर। ये देखते ही उर्मी का दिमाग गर्म हो जाता है और वो तभी जोर से चिल्लाते हुए सभी से कहती है, कम बख्तो, निकलो यहाँ से। यहाँ कोई फिल्म लगी है जो ऐसे आग गड़ाए देख रहे हो सारे के सारे? और तू बिकनी क्वीन अंदर को हो ले। उसे क्या बोल रही है? उधर देख उस बुढ़े को। जब से तेरी ये नाजायज बहू तेरे घर में आई है, तब से तो बुढ़े को भी जवानी चढ़ गई है। देख कैसे चला भी नहीं जा रहा है, लेकिन तब भी उछल रहा है बुढ़ा। क्या करूँ विमला मैं इस औरत का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसकी फिक्र नहीं मुझे, मोहल्ले के सभी लड़के और औरत इसकी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। सही कह रही है तो उर्मी, एक तेरी बहू है जिसकी जवानी नहीं जाती, और इन बुढ़े को तेरी बहू को देखकर जवानी आ जाती है। तो ये थी मलाइका जैसी अमन की साली, जिसने न सिर्फ अमन को अपने हुस्न से मदहोश कर रखा था, बल्कि मोहल्ले के सभी लड़के बूढ़े भी महिमा के दीवाने थे। अब ऐसा हो भी क्यों ना, मलाइका का असर तो महिमा पर साफ नजर जो आता था। सरनपुर गांव में शंकर अपनी पत्नी मनोरमा और मां कुंती के साथ रहा करता था। शंकर बहुत ही गरीब था। वो गांव के ही सरपंच के खेतों में काम करके अपना परिवार चला रहा था। एक रोज शंकर देर शाम घर आता है। अरे शंकर, क्या हुआ, बड़ा जल्दी आ गया घर? सब ठीक तो है ना? हाँ बस थोड़ी तबीयत खराब है और कुछ नहीं। बहू, शंकर आया है, उसे चाय पानी दे। अब रजो शंकर के लिए पानी लेकर आती है तो वो देखती है कि शंकर का बदन बुखार से तड़प रहा था। अरे आपको तो तेज बुखार है, रुकिए मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। पता नहीं, सुबह से ही मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं काम करने गया तो मुझे थकावट महसूस हुई और शाम होते होते मुझसे काम नहीं हो पाया। मैं सरपंच जी से कहकर आया हूँ। भगवान भी ना जाने कैसे कैसे दिन दिखा रहे हैं हमें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं, लेकिन मैं अपने परिवार को भूखा भी तो नहीं रख सकता हूँ। भगवान भी ना जाने कब तक हमें और दुख में रखेगा। मुझे मेरे बच्चों का ये दुख नहीं देखा जा रहा है। शंकर ने कभी गरीबी देखी नहीं थी और इतनी गरीबी की उसे आदत नहीं थी। ऊपर से ठंड की मार ने उसे और ज्यादा परेशान करके रखा था। अब रजो राशन के पैसों से शंकर के लिए दवा लेकर आती है। बहू, ले आई दवा। शंकर दवा खा ले, ठीक हो जाएगा। खाने में क्या बना रही हो? जो भी बना रही हो गर्मा गर्म बना देना। हाँ बहू, ठंड से ही शंकर की तबीयत खराब हुई है। एक तो ढंग का कपड़ा भी नहीं है उसके पास। माँ जी, आज तो राशन आ ही नहीं पाएगा। वो क्या है ना कि दवा लेने में मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, तो राशन के लिए कुछ बचा ही नहीं। अरे तो अब शाम में क्या भूखे रहेंगे? एक वक्त ऐसा था जब हम 3 टाइम अलग अलग खाना खाते थे, लेकिन आज का दिन ऐसा हो गया है जब हमारे पास एक अन्न का दाना नहीं है। अरे
मेरी दवा तो इतनी जरूरी भी नहीं थी। तुम्हें दवा में पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? आप चिंता मत कीजिए, मैं विमला काकी से थोड़े उधार चावल ले आती हूँ और थोड़ा सा आटा। कल जब राशन लाऊंगी तो उन्हें लौटा दूंगी। इतना कहकर रज्जो अपनी पड़ोसन विमला के घर पहुंचती है और रज्जो कहती है, विमला काकी, मुझे शाम के समय तो नहीं आना था आपके घर, लेकिन मजबूरी ही ऐसी है, क्या करूं। वो क्या है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो दवा में सारे पैसे खर्च हो गए और राशन के लिए पैसे ही नहीं बचे। अरे रे, ये तो बहुत दुख की बात है बहू। कहाँ तुम लोग अमीरी से आए हुए गरीबी में जी रहे हो। सुनकर बुरा तो लग रहा है, लेकिन सच कहूँ तो आज तो मेरे पास घर में आटा चावल सब खत्म है। काकी, थोड़ा सा भी मिल जाता, मैं तो भूखी भी रह लूंगी, लेकिन माँ जी और उनको मुझसे भूखा नहीं देखा जाएगा। दुख तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है बहू, वरना मैं मना थोड़ी करती। अरे बड़ी आई, ये दो वो दो। अरे हम भी तो गरीब हैं, कहाँ जाते हैं किसी के घर मांगने। अरे हम भी तो अपना पेट पालते हैं। अब क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो भूखी भी रह लूंगी, लेकिन माँ जी और उनके लिए क्या बनाऊं। लाला जी की दुकान से उधार ले आती हूँ। अब रज्जो अपने गांव के लाला की दुकान पर जाकर उधार राशन लेकर आती है और शाम के लिए खाना बनाती है। अब अगले दिन सुबह सुबह शंकर खेतों में जाने के लिए निकलने लगता है। तभी कुंती अपने बेटे शंकर को कहती है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू कहाँ जा रहा है? माँ, अगर आज भी काम पर नहीं गया तो सरपंच साहब कल वाले पैसे भी नहीं देंगे। लेकिन तेरी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना बेटा। मैं भी कितनी लाचार माँ हूँ, अपने बच्चे को ऐसे देखकर खुद को असहाय महसूस कर रही हूँ। माँ, आप इसकी चिंता मत करो, भले ही हमको इसकी आदत नहीं है, लेकिन वक्त सब ठीक कर देगा। आप घर में रहिए, बाहर धूप भी नहीं है और खेतों में हवा चल रही है। आप ठीक भी नहीं है और ना ही ठंड झेल पाएंगे अभी आप। अरे रज्जो, तुम माँ का ध्यान रखो। वैसे भी काम करने से शरीर में थोड़ी बहुत गर्मी आ जाती है। इतना बोलकर शंकर कपकपाती ठंड में काम करने के लिए निकल जाता है। शंकर के शरीर पर एक फटा स्वेटर था और उसके सर पर एक गमछा था, जिससे वो अपने कानों को बांधे होता है और खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ता है। कहाँ शहर में अमीरों वाली जिंदगी और कहाँ गांव में गरीबों वाली जिंदगी, वो भी ठंड में जीनी पड़ रही है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसा किस्मत मेरे साथ है ही नहीं। मैंने तो भैया को अपना सब कुछ माना, लेकिन भैया ने क्या किया? उन्होंने मेरे भरोसे का ये सिला दिया। उन्होंने घर, जमीन, कंपनी सब अपने नाम करवा के मुझे, रज्जो और तो और माँ को भी घर से निकाल दिया। अरे अब कैसी है शंकर तेरी तबीयत? उस दिन रज्जो आई थी आटा चावल लेने, लेकिन मेरे पास तो थे ही नहीं तो मैं दे नहीं पाई। कोई बात नहीं काकी, अभी थोड़ी तबीयत ठीक है तो सरपंच जी के खेतों में काम करने जा रहा हूँ। अरे इतनी ठंड है शंकर, और तू ये फटा हुआ स्वेटर पहनकर खेतों में जा रहा है, तभी तो तेरी तबीयत और ज्यादा खराब होती है। क्या करूँ काकी, एक तो गरीबी पीछा छोड़ती नहीं, ऊपर से ठंड। शंकर अब खेतों में काम के लिए जाता है और काम करते हुए खुद से बोलता है, इतने पैसे भी नहीं हो पा रहे कि मैं माँ और बच्चों के लिए नए कपड़े ले सकूं या स्वेटर ही ले सकूं। लगता है मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा शरीर ये भी तो मेरा साथ नहीं दे रहा। देर शाम शंकर काम से घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ आग के पास बैठी है। शंकर भी अपनी माँ के साथ बैठ जाता है। बेटा, अब कैसी है तेरी तबीयत? ठंड लग रही है तो थोड़ी देर आग के पास बैठ जा। माँ जी, आपने सामने से कंबल उतारा है क्या? देखो ना, मैंने सुबह ही कंबल रखा था, लेकिन अब वो है ही नहीं वहाँ। जरूर कोई ले गया होगा। सर्दी भी इतनी है कि लोग सर्दी से मर जाएं। मजबूरियां भी लोगों से ना जाने क्या क्या करवाती है। जाने दे, जिसके किस्मत में था वो ले गया। अब रज्जो और ज्यादा परेशान हो जाती है। रज्जो के घर में 2 ही कंबल थे, जिसमें से एक रज्जो और शंकर ओढ़ते थे और दूसरा कुंती के पास रहता। ऐसे में देर रात जब कुंती एक पटी चादर ओढ़कर सो रही थी तो रज्जो अपनी सास को कंबल ओढ़ने को देती है और खुद आग जलाकर बैठ जाती है और आग भी उसी आग के पास काटती है। बहू, तू पूरी रात यहाँ सो रही थी क्या? देख तो कितनी ठंड है, और तू, हे प्रभु, मेरे नाजुक से बच्चों को और कितना कठोर बनाएगा। माँ जी, वो भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम इस परिस्थिति में भी कैसे खुद को ढाल पाएंगे।
मैं भी देख रही हूँ अपने बच्चों को जो सर्दी में उठने में भी इतने नखरे करते थे, आज वक्त और किस्मत की मार से लड़ रहे हैं और खुद ही बिना कहे अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। मैं प्रभु से यही उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो जाए। माँ, सब किस्मत का लिखा हुआ है। कहाँ पहले थोड़ा सा भी सर दर्द हुआ करता था तो घर पे बैठ जाया करते थे, और अब देखो, अब बुखार होने पे भी काम करना पड़ता है। कहाँ पहले हर समय अपनी पसंद की जैकेट स्वेटर पहना करते थे, और आज देखो फटे पुराने कपड़े भी नसीब नहीं होते हमें। पहले खाने के लिए हम कितने नखरे किया करते थे, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, और अब देखो ना, अब तो आधा पेट खाना भी नसीब नहीं होता हमें। कई दिन तो भूखे रहते और कई दिन पानी पी के सो जाते हैं, और इस ठंड में तो माँ पानी भी नहीं पी पाते हम, क्योंकि पानी भी ठंडा होता है और हम तो गरीब है ना। शंकर को अपने परिवार को दुख में देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। बीमार रहने पर भी वो अपनों के लिए मेहनत कर रहा था। जो काम उसे आता तक नहीं था, वो काम भी बहुत लगन और मेहनत से कर रहा था। हालांकि परिस्थिति को देखकर रज्जो भी सरपंच जी के खेतों में काम करने लगती है, और शंकर शहर में अपने लिए काम ढूंढता है, और उसे जल्दी ही काम मिल जाता है, क्योंकि शंकर अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।